हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एच बैंक और आई बैंक को एनालाइज करेंगे और एकदम बहुत ही ज़्यादा डीप में जाके समझेंगे बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर। आई वोंट से कि ये एग्जैक्ट कंपैरिजन वीडियो होगा बिकॉज आई रियली डोंट थिंक कि एक इन्वेस्टमेंट आइडिया, बिकॉज एच बैंक या आई बैंक या कोई भी कंपनी, एट द एंड ऑफ द डे दे आर इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ फॉर अस। और मुझे नहीं लगता है कि कंपेयर जैसा कुछ है दोनों में। तो मेरा एम ये है इस वीडियो में कि दोनों को एक साथ क्लब करने का, ताकि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए, जो भी लर्निंग्स है वो काफ़ी रीइंफोर्स हो जाएं, ताकि दोनों को मैं साइड बाय साइड एनालाइज कर सकूं, ना कि कंपेयर कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। जो करते हैं मुझे नहीं पता है क्यों करते हैं कंपैरिजन। एक अच्छा आइडिया नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ को वी कैन नॉट कंपेयर। हर किसी का रिस्क प्रोफाइल और रिस्क एपेटाइट जिसे हम कहते हैं वो सब कुछ अलग होता है, तो देर इज़ नथिंग लाइक कंपैरिजन। बट हाँ, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स में इसको एनालाइज करेंगे दोनों बैंक्स को, और बहुत ही डिटेल्ड में ये वीडियो होने वाला है। और आपके पास अगर पेन कॉपी है तो ज़्यादा अच्छा है, आप ताकि आप नोट्स एक बार में नोट्स भी लिख लो। और आउटसेट में बताऊंगा कि सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट देखेंगे एच बैंक की, तो रिजल्ट आपको देखेंगे, आपको कोई खास नहीं, खास क्या बकवास ही लगेगा, कोई अच्छा नहीं है। Q3 FY25 का रिजल्ट आप देखेंगे, QOQ और YOY दोनों में नेट रेवेन्यू में डिक्लाइन आया है। बिग डिक्लाइन इन QOQ और 9% का YOY पे भी डिक्लाइन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटे हैं, और आप अगर देखेंगे भी पिछले एक साल में HDFC बैंक ने 1000 समथिंग ब्रांचेस खोली हैं। 1000 ही आप लगाओ, ज़्यादा भी मत लगाओ, लेकिन 1000 ब्रांचेस को खोलना और फिर भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर कंट्रोल्ड हैं, विच इज़ समवेयर ट्रांसलेटिंग इनटू प्रोडक्टिविटी गेन्स। एक ब्रांच से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आई है, इसीलिए आपका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो कम हुए हैं, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में भी स्पेंड कर रहे हैं। पिछले बारी क्या होता था, पहले तक क्या होता था कि हाई सिंगल डिजिट में इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का जो जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते थे उसमें से हाई सिंगल डिजिट आप लगा लो 8-9% टेक्नोलॉजी स्पेंड में खर्च होता था। लेकिन अभी वो ज़्यादा हो गया, 11-12% का हो गया। एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, लेकिन अभी वो डबल डिजिट में चला गया, अर्ली डबल डिजिट में। द सेम इज़ विद ICICI बैंक, उनका भी 11% के अराउंड टेक्नोलॉजी स्पेंड है। फिर भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड हैं, ठीक है, ये एक अच्छा साइन है। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें हम सोच नहीं सकते हैं। प्रोविजंस आप देखेंगे तो प्रोविजंस बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन वाई घटे हैं। बाकी इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। मेरा बताने का, इसका दिखाने का यही मतलब था कि आपको एक आइडिया लगे कि HDFC बैंक फ़िलहाल कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम बैलेंस शीट पे। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं बैलेंस शीट को कैसे पढ़ना होता है, कैसे देखना होता है, तो इसमें हम एब्रिज्ड बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, एक साइड में होते हैं आपके एसेट्स, जो आपको दिख रहा होगा कि शुरू के जो 1 2 3 4 5 6, जो 6 लाइंस हैं वो एसेट्स को डिनोट कर रही हैं। उसमें से भी इन्वेस्टमेंट इन्होंने दोनों पार्ट में बांटा हुआ है, गवर्नमेंट एंड डेट सिक्योरिटीज़ और इक्विटी एंड अदर सिक्योरिटीज़ को। तो टोटल एसेट्स आपका एक साइड में है। इन्होंने लेफ्ट एंड राइट नहीं लिखा हुआ है, बट इट डजेंट मीन कि आपके साइड और साइड में ही होने चाहिए। बैलेंस शीट आप अगर ऐसे में देख रहे हैं तो एक पोर्शन आपका एसेट्स का है, ऊपर टोटल एसेट्स, और नीचे है आपका टोटल लाइबिलिटीज़, उसमें इक्विटी भी आती है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती है, तो वो आपकी नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी लाइबिलिटी ही हो जाती है। तो टोटल लाइबिलिटीज़ नीचे हैं। अब आप देखो एसेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आप, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि एसेट इज़ इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, या इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़। तो आपके पास इक्विटी मीन्स आपका खुद का पैसा, और लाइबिलिटी मतलब आपने उधार लिया है या डिबेंचर्स खरीदे हैं या बॉन्ड आपने बेचा है रादर, तो उन सब के कहीं भी आपने फंडिंग उठाई है, तो वो सब आपकी लाइबिलिटीज़। जैसे डिपॉजिट्स, आप बैंक के अगर केस में बात करूँ तो बैंक डिपॉजिट लेता है कस्टमर से, तो उसको वापस करना होता है वो डिपॉजिट, वो बैंक का पैसा नहीं है, उस पर इनफैक्ट इंटरेस्ट पे करना होता है, तो वो एक लाइबिलिटी है। लेकिन इक्विटी बैंक की खुद की होती है, शेयर होल्डर्स अपना पैसा लगाते हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना होता है। और इक्विटी ड्रॉ डाउन भी हो जाए शेयर प्राइस में इक्विटी की, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है कि ऐसा एसएच बैंक को इंटरेस्ट नहीं देना है, और कोई ड्रॉ डाउन हो गया शेयर प्राइस में तो वो भी कवर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो वो माना जाता है कि अपना पैसा है। तो उन दोनों को मिलके बनता है एसेट्स। तो ऊपर आप एसेट देखोगे, नेट एडवांसेस एक पार्ट होता है एसेट्स का। नेट एडवांसेस मतलब, अब मैंने पहले बहुत बारी बताया कि अगर नेट वर्ड यूज़ हुआ है तो वो नेट ऑफ समथिंग होगा, ठीक है। तो एडवांसेस क्या है, आपने जो लोन्स दिया है, आपने जो क्रेडिट दिया है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़। जब मैं क्रेडिट की बात करूँ या लोन की बात करूँ, एक फाइनेंशियल कंपनी को जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ, तो एक ही मतलब होता है, लोन क्रेडिट एक ही मतलब होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। एडवांसेस एक ही मतलब होता है, आपने लोन कितना दिया, एडवांसेस कितने दिए हैं, क्रेडिट कितना दिया है।
तो नेट मतलब किसका नेट? आपने जो टोटल लोन्स एडवांसेस दिए हैं और पिछले आपके कुछ जो लोन्स ख़राब हो गए थे या फिर एनपीए में चले गए थे, तो उनसे कुछ रिकवरी होती है, कुछ अपग्रेड्स होता है, कोई कलेक्शन होता है, कोई राइट ऑफ आपने किया, तो उसको माइनस करके जितने भी टोटल एडवांसेस आपने किए, आपने रिकवरी, नेट राइट ऑफ और कलेक्शन ये सब आपने माइनस किया, तो आपका नेट एडवांसेस बचता है। तो नेट एडवांसेस आप देखेंगे क्यू ओ क्यू और वाई ओ वाई में कितने बिलियन रुपीस से बढ़े हैं। जब हम बिलियन की बात करते हैं तो आपको करोड्स में कन्वर्ट करना है, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, अब तो मैं खैर मिलियन बिलियन से भी फेमिलियर हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं उनको करोड्स में ही समझ आता है। तो इसको करोड्स में आपको कन्वर्ट करना है, जहाँ पे भी बिलियन को करोड्स में कन्वर्ट करना है तो 2 जीरो आपको और ऐड करने हैं, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 231 बिलियन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका नेट एडवांसेस बढ़ा है, विच मीन्स 23,100 करोड्स का इनका नेट एडवांसेस बढ़ा है। बाकी इन्वेस्टमेंट इनके पास कितनी है? अब आगे भी मैं एक चीज़ बताऊंगा कि बैलेंस, मैं अपफ्रंट मैंने पोस्ट करके भी बताया कि एच बैंक के पास इस टाइम पे कैपिटल बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बहुत ज़्यादा है, डिपॉजिट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन इनका ग्रोथ लोन में नहीं आ रहा है, एडवांसेस में ग्रोथ नहीं आ रहा है। इसीलिए बैंक पिछले, आप देखेंगे जब से इसने मर्जर किया है जुलाई 23 से, तब से बैंक बेचारा बहुत परेशानियां फेस कर रहा है। इसके सारे पैरामीटर्स की ऐसी तैसी हो रखी है, कासा डिपॉजिट्स कम हो गया, तो लोन टू डिपॉजिट रेशियो बढ़ गया था, वो भी आगे जाके सब चीज़ें बताऊंगा। तो इन्वेस्टमेंट आप देखो, आपको ये ध्यान रखना है इस, जब आप ये बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, कि इस टाइम पे कंपनी के बैंक के पास पैसा बहुत सारा पड़ा है, वो इन्वेस्टमेंट में पड़ा हुआ है। बैंक बैंक सबसे बिजनेस मॉडल बैंक का क्या होता है? सबसे ज़रूरी एक रॉ मटेरियल बैंक के लिए होता है पैसा, और वो पैसा ही वो आगे लेंड करता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि सारा का सारा पैसा, नेट एडवांसेस भी उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं, हार्डली 7-8% का लोन ग्रोथ आ रहा है, जिसको हम AUM कहते हैं, AUM का ग्रोथ, एडवांसेस का ग्रोथ मतलब 8 या 9%, 8-9% भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 8% पे इसका ग्रोथ आ रहा है, और डिपॉजिट ग्रो हो रहा है इसका 16% से, डबल से, डबल ऑफ देयर लोन ग्रोथ। तो देखो, गवर्नमेंट एंड डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, एक्विटी एंड अदर सिक्योरिटीज़ में इनका इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी इनके पास काफ़ी सारा पड़ा हुआ है। तो इन अभी वह कम हुआ है क्यू में, लेकिन फिर भी आपको दिखेगा काफ़ी इस टाइम पे ज़्यादा इनके पास कैश पड़ा है, इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी पड़े हैं, फिक्स एंड अदर एसेट्स तो इसके कोई रेलिवेंस नहीं है यहाँ पे। तो टोटल एसेट्स में आप सबको ऐड कर लीजिए, आपके टोटल एसेट्स आ जाएंगे। अब नीचे है टोटल लाइबिलिटीज़। तो डिपॉजिट्स भी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी मतलब उधार, आपने किस डिपॉजिट मतलब एक तरीके से आपके ऊपर लाइबिलिटी हो गई, आपको वो चुकाना है, वो कर्जा चुकाना है, जितने भी कस्टमर्स ने आपको डिपॉजिट दिया है उसके ऊपर आपको वो कर्जा चुकाना है। बोरोविंग्स, आपकी एक बोरोविंग्स तो होती हैं लाइबिलिटीज़, आपने बोरो किया तो वो तो आपकी लाइबिलिटी होगी। इक्विटी एंड रिजर्व्स, जो अपना पैसा है वो भी एट द एंड ऑफ द शेयर होल्डर्स का है, तो वो भी लाइबिलिटी में इंक्लूडेड होता है। और अदर लाइबिलिटीज़ में और सारी चीज़ें जो आ जाएंगी, और टोटल लाइबिलिटीज़ आपकी इन्होंने दे रखी है। तो टोटल एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़, और इसमें वही चीज़ है, इक्विटी भी इन्होंने ऐड करी हुई है लाइबिलिटीज़ में। तो ये है बैलेंस शीट को दिखाने का मतलब, और ये दिखाने का मेरा ये भी मतलब था कि इनके पास देखो कैश कितना सारा पड़ा हुआ है, कैपिटल बहुत सारा पड़ा हुआ है इस टाइम पे बैंक के पास। अब देखो मेन चीज़, ग्रोथ इन डिपॉजिट्स, आप देखोगे एवरेज डिपॉजिट, ईओपी डिपॉजिट, एंड ऑफ पीरियड डिपॉजिट, मैं एवरेज की बात करूंगा, दोनों में फ़र्क ये होता है। जब आप एवरेज डिपॉजिट की बात करते हैं, लेट्स से Q3 की, तो आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जितने भी डेज़ हैं, हर डे इंडिविजुअल डे के आपने जाके एवरेज डिपॉजिट्स जितने भी थे, हर इंडिविजुअल डे पे जितने भी डिपॉजिट थे आपने ऐड किए, और डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ डेज है ना, क्वार्टर थे, आपने ऐड किया। एंड ऑफ पीरियड डिपॉजिट्स में क्या होता है, जितने भी एंड ऑफ पीरियड में डिपॉजिट रहे होंगे 31 दिसंबर 2024 को, जितने भी डिपॉजिट थे बैंक के पास, फ़र्क नहीं पड़ता अक्टूबर में ज़ीरो थे, नवंबर में ज़ीरो थे, नहीं फ़र्क पड़ता है। 31 दिसंबर को जितने भी डिपॉजिट आपके पास थे, आपने उस क्वार्टर के नंबर ऑफ डेज से, जितने भी डेज थे इस क्वार्टर में, वो तो आपको पता चल ही जाएगा, 1991 जो भी था, तो उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा एंड ऑफ पीरियड डिपॉजिट्स। लेकिन एवरेज डिपॉजिट्स मेरे को ज़्यादा अच्छा फिगर लगता है, बिकॉज उसमें पूरे एवरेजेस आ जाते हैं, मूविंग एवरेजेस भी इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो आप देखेंगे एवरेज डिपॉजिट्स 15.9% से बढ़ा है, 16% आप लगाओ वाई ओ वाई, और 4.2% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और एकदम इसकी ऑपोजिट चीज़ देखो कहाँ पे हो रही है, ग्रोथ इन एडवांसेस। दो चीज़ें होती हैं बैंक के लिए जो भी एकदम बेसिक, जो फंडामेंटल चीज़ होती है, एक तो ग्रोथ इन डिपॉजिट कितना हो रहा है, लोग कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और डिपॉजिट का ग्रोथ इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज डिपॉजिट एक लो कॉस्ट ऑफ फंड है। बैंक को क्या, एसेंशियली पैसा ही उठाना है, जो आगे उसको इंटरेस्ट रेट, किसी भी हाई इंटरेस्ट रेट पे देना है कस्टमर्स को, और रिटेल हो, कमर्शियल बैंकिंग हो,
रूरल सेक्टर हो या कुछ भी हो, उसको वहाँ पे लोन देना है, किसान क्रेडिट कार्ड है, 10 तरीके के उसके लोन्स होते हैं। उसको एसेंशियली पैसा चाहिए। अब पैसा वो उठा सकता है मार्केट से बोरो करके, किसी दूसरे बैंक से बोरो करके, अपने बॉन्ड्स वगैरह बेच के, या फिर डिपॉजिट से, जो कस्टमर्स पे डिपॉजिट करते हैं। और डिपॉजिट में जो भी इंटरेस्ट रेट उसको देना होता है, बिकॉज बोरोविंग्स की जितनी भी आपके पास तरीके हैं बोरो करने के, मनी कैपिटल उठाने के, फंड्स उठाने के, सब में आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना है बैंक को। लेकिन डिपॉजिट्स में सबसे कम इंटरेस्ट पे करना होता है। सेविंग डिपॉजिट में मिलता ही कितना है, 3 4 5%, हार्डली हार्डली। कोई अच्छा बैंक है जो ग्रो कर रहा है, जो अपने आप को प्रमोट करता है, तो वो दे भी देता है 4 5 6% का। लेकिन पाँच आप मान के चलो 4 to 5% ही इंटरेस्ट आता है। तो डिपॉजिट जितना स्पीड से ग्रो करेगा किसी भी बैंक के लिए, तो बहुत अच्छा हो जाता है, बिकॉज उसका टोटल कॉस्ट ऑफ फंड जो होता है, जिसको हम ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ फंड भी कहते हैं, वो आपका कम हो जाता है। और इसीलिए आपका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है वो बढ़ जाता है, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ जाती है। बैंक का बिजनेस मॉडल क्या होता है कि किसी लेट्स से 5 6% पे उसने पैसा उठाया, 9% पे आगे, ब्लेंडेड कह रहा हूँ, 10 तरीकों से पैसा उठाया, टोटल कॉस्ट उसका सबका मिला के 6% आया, और 10 तरीके के उसने लोन्स बांटे, सबको टोटल मिला, कोई 9% पे बांटा, कोई 10 पे बांटा, कोई 8 पे बांटा, कोई 11 पे बांटा, सबका लेट्स से 9% आया। तो 9 में से 6 आप माइनस करेंगे, 9 में से 6 अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपका 3% का इसका बीच का स्प्रेड कमा रहे हैं। तो स्प्रेड बढ़ जाता है जैसे जैसे आपका डिपॉजिट ज़्यादा ग्रो होते हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत कम आपका पैसा आउटफ्लो होता है। तो मैंने आपको बताया डिपॉजिट बैंक का बहुत स्मार्टली ग्रो हो रहा है 16% से YOY। लेकिन अगर आप एडवांस अंडर मैनेजमेंट देखेंगे, ग्रोथ इन एडवांसेस मींस डिपॉजिट बैंक ने पैसा लिया कस्टमर से और वो पैसा फिर आगे भी देना है। 16% से ग्रोथ आ रहा है डिपॉजिट में, लेकिन आगे जब वो पैसा बढ़ रहा है वो सिर्फ 7% पे बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। गलत चीज़ आपको एक इसमें एक ऐसा कॉन्ट्रेरियन व्यू भी लगेगा कि जब बैंक के पास कैपिटल इतना सारा है, पैसा इतना अच्छा आ रहा है, तो वो सिर्फ 7% से ग्रो क्यों कर रहा है? क्या बैंक इनकॉम्पिटेंट है? क्या बैंक के ज़्यादा ब्रांचेस नहीं हैं, या वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं, या क्या चल क्या रहा है बैंक में? 16% से जब डिपॉजिट ग्रो हो रहे हैं, तो हमको एज्यूम करना चाहिए एटलीस्ट 12 से 13%, 12 to 13% का तो AUM का ग्रोथ आएगा, बट वो नहीं आ रहा है। वो इसीलिए है। अब आप यहाँ पे इतना तो मैंने आपको बता दिया कि एडवांस अंडर मैनेजमेंट देखो 7.6% YOY ग्रोथ करें, हार्डली 8% आप मान के चल लो। अगर आपको राउंडेड ऑफ फिगर भी लेना है, 8% कोई ग्रोथ नहीं है, डबल आपका तो डिपॉजिट ग्रोथ हो रहा है। अब इसका पीछे का हम रीज़न समझते हैं। रीज़न ये है इसका, जो इन्होंने रिवर्स मर्जर किया था, HDFC लिमिटेड को अपने ऊपर ले आए थे, बिकॉज HDFC वॉज अ NBFC, वो डिपॉजिट नहीं ले सकती थी, वो हाउसिंग फाइनेंस में थी HDFC। तो उससे डिपॉजिट नहीं आए, उससे सिर्फ एडवांस जितने भी उसने इंटरेस्ट लोन वगैरह दिए होंगे, मॉर्टगेज रख के HDFC ने जितने भी लोन्स दिए होंगे, वो सब तो आ गए HDFC बैंक की बुक में। लेकिन HDFC के पास, यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, मैं HDFC वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, HDFC बैंक नहीं, बिकॉज HDFC बैंक ने HDFC को मर्ज किया था जुलाई 2023 में। तो जो HDFC था उसकी लोन बुक तो इन्होंने मर्ज कर ली, लेकिन HDFC के पास डिपॉजिट बेस था ही नहीं, कोई वो अलाउड ही नहीं था, वो NBFC था, नॉन बैंकिंग था, वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग इंस्टीट्यूशन था, तो उसके बाद डिपॉजिट तो नहीं थे। अभी क्या हुआ, जब इन्होंने मर्जर किया तो लोन बुक तो HDFC की भी कंबाइन हो गई, और HDFC बैंक की भी अपनी लोन बुक थी, तो लोन बुक बढ़ गई बहुत ज़्यादा। और डिपॉजिट सिंस HDFC बैंक के थे और HDFC के नहीं थे, तो डिपॉजिट सिर्फ कम ही रह गए। कंबाइंड जब हम करेंगे, तो आज की डेट में टोटल HDFC बैंक की लोन बुक बहुत बढ़ गई। जब इन्होंने मर्जर किया था फिर तो बहुत बड़ी इनकी लोन बुक हो गई थी, और इनका डिपॉजिट बेस कम रह गया था, क्योंकि वो तो सिर्फ HDFC बैंक के पास थे डिपॉजिट्स। अब RBI आपको कहता है, मतलब ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, बट मोटा माटी देखा जाता है कि आपका जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो होना चाहिए वो 90 तक ठीक है, 85 90 के रेंज में रहता है मोस्टली। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, जब HDFC बैंक ने लोन बुक उसकी HDFC की लोन बुक एक्वायर करी, और कम इनके पास डिपॉजिट्स थे डिनोमिनेटर में, लोन टू डिपॉजिट रेशियो जिसे हम कहते हैं, तो यूजुअली देखा जाता है कि 80 to 90% के अराउंड ठीक रहता है, जो ये बड़े बड़े बैंक्स रहते हैं। क्योंकि आपको RBI भी ये कहता है, और ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आता है, कि अगर आपका LDR रेशियो 90 से ऊपर चला गया, 95 चला गया, या फिर 100 से ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या है? अगर आपका लोन टू डिपॉजिट रेशियो लेट्स से 100 हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप अगर लोन दे रहे हैं, कुछ न्यूमरेटर में ऊपर आपका लोन आता है, नीचे डिपॉजिट, लोन टू डिपॉजिट रेशियो में, तो डिपॉजिट आपके पास ज़्यादा होने चाहिए, लोन आपके पास कम होना चाहिए, ताकि अगर कल के दिन में कोई प्रॉब्लम आता है बैंक को, तो वो लोन को जो ख़राब हो जाएंगे, अगर लेट्स से
बहुत सारे लोन ख़राब हो जाते हैं, तो आपके पास एक डिपॉजिट बेस रहना चाहिए, कैपिटल बेस रहना चाहिए आपके पास। तो LDR रेशियो आपका देखा जाता है कि 80 to 90% होना चाहिए, लेकिन जब HDFC बैंक ने HDFC को मर्ज किया, रिवर्स मर्जर किया, तो इनका रेशियो चला गया था 110 के ऊपर, 110% के ऊपर। अब जब वो लोन टू डिपॉजिट रेशियो जुलाई 2023 में 110 के ऊपर चला गया था, तो वहाँ पे इनको पक्का हो गया था कि अब इनको या तो RBI रिलैक्सेशन दे कि चलो ठीक है, आपको हम रिलैक्सेशन दे देते हैं, कोई नहीं, आप 100 तक भी चलेगा, आप ले आओ बस इसको, आप 110 पे भी आप मैनेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला, मिलना भी नहीं चाहिए था, बिकॉज फिर वो हो जाता ना कि इनको दिया, इनको नहीं दिया, जो भी था उसका रीजनिंग कभी और डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अब इनको क्या करना पड़ा, इनको अपनी ज़बरदस्ती, मतलब चाहते हुए भी ये ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये, अब इनको क्या करना पड़ा, अब लोन टू डिपॉजिट रेशियो इनका हो गया 110% से ऊपर, अब इनको लाना है उसको 95, 90, धीरे धीरे 85 तक। तो इनको लोन कम ग्रो करने हैं और डिपॉजिट ज़्यादा ग्रो करने हैं, तभी आपका लोन टू डिपॉजिट रेशियो कम होगा। इसीलिए दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई HDFC हैज़ नॉट ग्रोन मीनिंगफुली इन द लास्ट 2 years इन डिस्पाइट हैविंग सच अ फैंटास्टिक डिपॉजिट ग्रोथ इनका बढ़ रहा है, और ये डेलिबरेटली डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ा रहे हैं ताकि डिपॉजिट जल्दी जल्दी बढ़ते रहें, और जो लोन्स हैं, जो लोन्स अंडर एडवांस हैं या फिर एडवांस अंडर मैनेजमेंट है, AUM बुक, जो इनका लोन बुक है, वो धीरे धीरे कम हो जाए और डिपॉजिट बेस जो है वो कैचअप कर ले। तो इसीलिए आप देखेंगे पिछले 1 डेढ़ साल से कोई ग्रोथ है ही नहीं बैंक में। यही रीज़न था, यही एक, अगर कोई आपसे पूछेगा कभी कि पिछले इतने टाइम से HDFC बैंक ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है, तो यही रीज़न है उसका कि इनका LDR रेशियो बहुत हाई हो गया था, इसीलिए इनको डिपॉजिट ज़्यादा स्पीड से बढ़ाने पड़े, और जो उनका लोन का जो बुक है वो इनको ज़बरदस्ती कम स्पीड से बढ़ाना पड़ा ताकि डिपॉजिट ज़्यादा अच्छे से कैचअप कर पाएँ, और धीरे धीरे अब ये 100 के नीचे आ गए हैं। अब धीरे धीरे बैंक का ये कहना है, मैनेजमेंट का ये कहना है कि हमने, जैसे होता है कि एक सिस्टम लेवल का क्रेडिट ग्रोथ निकालते हैं, हर क्वार्टर का अलग अलग क्रेडिट ग्रोथ आता है, फिर पूरे साल का क्रेडिट ग्रोथ, मतलब पूरे इकोनॉमी में कितने स्पीड से लोन का ग्रोथ आया है। तो अगर आप Q3 की मैं बात करूं तो 10.5 10.4% का क्रेडिट ग्रोथ था पूरी इकोनॉमी में, और इसने देखो 7.6% से ग्रो किया है। अब पूरे साल इसका जो सिस्टम लेवल पे पूरे इकोनॉमी में जो क्रेडिट ग्रोथ रहा है पिछले 1 डेढ़ साल से, HDFC ने उससे कम ग्रो किया है, और इसीलिए आप देखेंगे शेयर प्राइस कहीं मूव ही नहीं हुआ है इस बैंक का वहीं पड़ा है, उसी एक रेंज बाउंड रेंज में घूमता फिरता रहता है। लेकिन अभी मैनेजमेंट का ये कहना है कि FY26 में जो सिस्टम लेवल की ग्रोथ होगी, इकोनॉमी में जो क्रेडिट ग्रोथ होगी, हमारी ग्रोथ उतनी ही होगी, उसके आसपास होगी, और FY27 में जो अगला साल आएगा, हमारी जो ग्रोथ होगी वो सिस्टम लेवल से ज़्यादा होगी। पहले कम थी, FY25 में सिस्टम लेवल से कम थी, FY26 में सिस्टम लेवल के आसपास होगी, और FY27 में सिस्टम लेवल से ज़्यादा होगी। तो इसीलिए मैंने जब बार बार बोला कि HDFC बैंक यहाँ से अभी ग्रो करने के लिए रेडी हो रहा है, तो इसका यही रीज़न था कि आगे जाके बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब अगर मैं कह रहा हूँ कि ग्रो करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट क्वार्टर से ग्रो करने लग जाएगा। ये एक बैंक है, ये कोई टेक्सटाइल कंपनी नहीं है, ये कोई सोलर EPC का काम नहीं हो रहा है, ये कोई फार्मा की कंपनी नहीं है कि तुरंत ऐसा मनचाहा टर्न अराउंड कर दिया, ऐसा नहीं होता है। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बहुत मुश्किल होती है टर्न अराउंड करने में, और वो लगेगा, मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर्स तो हमको देखना चाहिए, एटलीस्ट H1 FY26 तक हमको देखना चाहिए कि ग्रोथ किस स्पीड से बढ़ रही है। मुझे लगता है यहाँ से बढ़ेगी ग्रोथ, बिकॉज इनका लोन टू डिपॉजिट रेशियो धीरे धीरे कम हो रहा है और डिपॉजिट बेस काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। ठीक है, अभी हम आते हैं एक सेकेंड, अभी हम आते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आ जाते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम होता क्या है, इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया था, 6% पे पैसा उठाया, 9% पे बांटा, तो बीच का स्प्रेड 3% है। तो उस नेट इंटरेस्ट इनकम का फॉर्मूला यही होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आपने कितने किए वो आप देखो, और इंटरेस्ट इनकम आपका कितना आया वो आप देखो, और दोनों को माइनस कर दो। इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट इंटरेस्ट इनकम। आपने पूरा लोन वोन दे के जितना भी आपने कमाया, और जितना भी आपने वो पैसा उठाना, इनिशियली आपने जो पैसा उठाया था आपने लोन में, तो वही पैसा यूज़ किया ना, तो उसमें आपको जितना भी बोरोविंग कॉस्ट आया वो आप माइनस करके जो भी आपका प्रॉफिट बचता है वो है नेट इंटरेस्ट इनकम। और बगल में आप देखेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नेट इंटरेस्ट इनकम को जब आप डिवाइड करेंगे अपने टोटल एसेट से, तो आपका आता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन।
और टोटल एसेट्स में तो बहुत सारे एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी होते हैं जो आपका कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट आपका, ब्रांचेज आपकी। लेकिन जब हम इसको पर्टिकुलरली देखते हैं आईईए से, जो आप लिखा भी है इनकम अर्निंग एसेट्स, वही एसेट्स इंक्लूडेड होते हैं डिनोमिनेटर में इस आईईए में जो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। जैसे लोन हो गया आपका, आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, सिक्योरिटीज़ में पैसा डाला है, इक्विटी में पैसा डाला हुआ है, बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब आप नेट इंटरेस्ट इनकम को टोटल इनकम अर्निंग एसेट से डिवाइड करेंगे तो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन आएगा, दोनों में फ़र्क होगा। जब आप टोटल एसेट से माइनस करेंगे तो आपका जो बिकॉज टोटल एसेट्स में फिक्स्ड भी आ गए, सब कुछ आ गए, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो आपका जो फिगर आएगा वो छोटा आएगा एनआईएम का। तो आप देखोगे अगर सिर्फ हम टोटल एसेट्स जब देख रहे हैं तो Q3 दिसंबर, लास्ट वाला जो ग्राफ है, Q3 दिसंबर 24 में 3.4% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। लेकिन जब हम सिर्फ इनकम अर्निंग एसेट्स पे देखेंगे, जो एसेट्स एक्चुअली में इनकम अर्न कर रहे हैं, उसमें से हम हटा देंगे डिनोमिनेटर में जो भी फिक्स्ड एसेट्स वगैरह हैं, तो आपका एनआईएम बढ़ जाएगा, 3.6 आएगा। लेकिन एक डाउनफॉल आ रहा है इसमें। अभी क्या है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है समझने लायक, समझने लायक ये है कि जैसे ही, बिकॉज मैनेजमेंट जब अर्निंग्स कॉल में, आप अगर इसके अर्निंग्स कॉल सुनेंगे तो बहुत लोग होंगे जिनको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा अर्निंग्स कॉल से, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा कहते हैं टेक्निकल बातें होती हैं अर्निंग्स कॉल में, और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि वो टेक्निकल बातें सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ। तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि जैसे ही मैक्रो टर्न फेवरेबल हो जाएगा हमारे लिए, एज सून एज द मैक्रो टर्न्स फेवरेबल, ग्रोथ विल बी बैक। तो कंपनी के बैंक में ग्रोथ आ जाएगी जैसे ही मैक्रोस फेवरेबल होंगे। मैक्रोस फेवरेबल मतलब जो इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा और लिक्विडिटी इंजेक्ट हो जाएगी। तो आपने बहुत बारी सुना होगा, जैसे सब लोग तारीफ़ करते हैं शक्तिकांता दास जी की, जो पिछले आरबीआई गवर्नर थे, बट एक उन्होंने एक चीज़ बहुत बेकार करी थी, और उस चीज़ पे पता नहीं क्या ज़िद थी उनकी या क्या था, सिस्टम में लिक्विडिटी उन्होंने छोड़ते ही नहीं थे, एकदम नेगेटिव लिक्विडिटी में चला जाता था सिस्टम। और जो अभी नए आए हैं गवर्नर, वो थोड़ा इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। कैश रिजर्व रेशियो, जो सीआरआर रेशियो होता है, जो पैसा बस उठा के बैंक को, किसी भी बैंक को आरबीआई के पास एक जमा करना होता है, बस कुछ नहीं, ना इंटरेस्ट मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, उसको बस जमा करना होता है। तो उन्होंने कैश रिजर्व रेशियो कम किया ताकि बैंक के पास जो पैसा है वो फ्री हो जाए, थोड़ा लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहे हैं। और अब वो थोड़े अच्छे स्टेप ले रहे हैं लिक्विडिटी के पैरामीटर पे। बट जो शक्तिकांता दास जी थे, उन्होंने लिक्विडिटी की ऐसी तैसी करी हुई थी, सिस्टम में लिक्विडिटी थी नहीं, तो क्रेडिट ग्रोथ भी कहाँ से आता। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो अभी जैसे लिक्विडिटी धीरे धीरे सिस्टम में लिक्विडिटी आएगी, इंटरेस्ट रेट और कट होंगे, तो उसको हम कहते हैं कि मैक्रोज हैव टर्न फेवरेबल। और मुझे लगता है कि बैंक्स जो हैं यहाँ से अब अच्छा ग्रो उनको करना चाहिए, बिकॉज वो पिछले 1-2 साल से मुझे नहीं लगता है किसी बैंक ने अच्छा रिटर्न दिया है, गिरे भी नहीं है। आईसीआईसीआई को आप देख लो, एचडीएफसी को आप देख लो, इनफैक्ट जहाँ पे बहुत सारे जो आज के शेयर्स हैं, स्मॉल कैप की तो मैं क्या ही बात करूँ, स्मॉल और मिड कैप की, इवन लार्ज में भी बहुत सारा ड्रॉ डाउन आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक हो, बजाज फाइनेंस हो, या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो, इन्होंने अपना एक वो लेवल छोड़ा नहीं है। और पर्टिकुलरली एचडीएफसी की मैं बात करूँ तो पिछले 1 साल में उन्होंने ठीक ठाक रिटर्न, पॉजिटिव में एटलीस्ट उसके रिटर्न्स पिछले 1 साल में। बट हाँ, अगर आप देखेंगे कि उसके भी पहले 2-4 सालों में तो ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न्स हैं, कुछ है नहीं, टाइम करेक्शन उसमें चल रहा है एचडीएफसी में, और वो जब तक चलेगा जब तक ग्रोथ नहीं आएगी। ग्रोथ कब आएगी? जब इनका जो एलडीआर रेशियो और कम हो जाएगा, थोड़ा और कम होगा। ठीक है। अभी एक चीज़ थी इंपॉर्टेंट जो आपको बतानी थी, उससे आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये उनके लिए है जो बहुत एडवांस घुसना चाहते हैं, बहुत एनालिसिस को बहुत डीप जाना चाहते हैं, चाहे तो ये चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जो बहुत एकदम हर पॉइंट को समझना चाहते हैं, हर लाइन आइटम को समझना चाहते हैं। तो ये मैं समझा देता हूँ, आप डायरेक्टली आईसीआईसीआई वाले सेक्शन पे स्किप कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप टेबल देखो, सबसे पहले लोन बुक जो होती है वो, उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। किसी भी बैंक की लोन बुक है उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, सिमिलर सेगमेंट्स आपको आईसीआईसीआई में भी मिलेंगे। इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि वहाँ पे मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, तुरंत तुरंत समझाऊंगा। तो रिटेल, एक तो इनका पोर्शन है रिटेल का, रिटेल लोन्स देता है एचडीएफसी। उसमें से भी रिटेल मॉर्टगेज हो गए जिसमें कोलेटरल रहता है इनके पास, और हो गए रिटेल नॉन मॉर्टगेज वाले जिसमें कोलेटरल नहीं होता है, अनसिक्योर्ड लोन्स हो गए। तो आप ये चीज़ देखो कि रिटेल में वाई ग्रोथ चेक करो, 10% का वाई ग्रोथ है, कम है, स्लो डाउन है, रिटेल में ही स्लो डाउन है। आईसीआईसीआई की भी बात करेंगे तो रिटेल में ही स्लो डाउन आ रहा है, बिकॉज
पर्टिकुलरली अनसिक्योर्ड वाले पोर्टफोलियो में थोड़ा अभी लोग टाइम ले रहे हैं, ये जो मैनेजमेंट है, बैंक्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स, क्योंकि इनके पास डेटा है, सब कुछ है, इनको पता है कि कहाँ स्लो डाउन है, कहाँ नहीं है। तो ये अभी रिटेल वाले सेक्शन को उतनी स्पीड से नहीं बढ़ा रहे हैं, पर्टिकुलरली अनसिक्योर्ड वाले को। तो आप देखेंगे कि रिटेल मॉर्टगेज में रिटेल मॉर्टगेज, नॉन मॉर्टगेज दोनों का आप ग्रोथ चेक कर लो। ओवरऑल रिटेल है 10% का ग्रोथ। सीआरबी, कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग, इसमें आपका मार्जिनल फार्मर वाला, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो इसमें भी आप देखेंगे 11.6% का ग्रोथ है। ना स्लो डाउन है, ना अच्छे से पिकअप हो रहा है। ठीक है, बैंक एचडीएफसी अभी बंधा हुआ है, ग्रो कर ही नहीं सकता है। इट इज़ मतलब डेलिबरेटली उसने ग्रोथ को रोका हुआ है। बाकी कॉर्पोरेट एंड अदर होलसेल, कॉर्पोरेट वालों को भी ये लोन देते हैं, बिजनेस बैंकिंग जिसको हम कहेंगे। तो कॉर्पोरेट वाले में 10.4% से उन्होंने रिड्यूस किया उस बुक को, कम किया उस बुक को। इट्स नॉट दैट कि रिटेल कॉर्पोरेट वाले बुक में एनपीएस के इश्यूज़ आ रहे हैं, ये इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे स्प्रेड का बहुत दिक्कत आ रहा है। बिकॉज क्या है, मैंने आपको बताया जस्ट कि रिटेल में दिक्कत आ रही है। तो रिटेल में जब दिक्कत आ रही है पर्टिकुलरली अनसिक्योर्ड साइड में, तो इट्स नॉट कि सिर्फ एचडीएफसी बैंक को दिक्कत आएगी, आईसीआईसीआई को दिक्कत आएगी या कोटेक को दिक्कत आएगी, किसी एक को नहीं आएगी, पूरे सिस्टम में दिक्कत आती है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, जैसे ये जो बैंक्स हैं, इन्होंने अभी रिटेल पे उतना फोकस नहीं किया। पर्टिकुलरली एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के मैं बात करूँ, दोनों का सेम सिनेरियो है। उन्होंने रिटेल से ज़्यादा इस टाइम पे बिजनेस बैंकिंग पे फोकस किया है। अगर आप आईसीआईसीआई की बात करेंगे तो 30% से उन्होंने बुक को ग्रो किया है, फिनोमिनली, बहुत ही अच्छे से बुक को ग्रो कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ है कि जो बिजनेस वाला पोर्टफोलियो है, जो होलसेल लेंडिंग करते हैं, वर्किंग कैपिटल के लोन देंगे या फिर शॉर्ट टर्म बोरोविंग किसी बिजनेस को करनी है, बड़े बड़े बिजनेसेस को, इंस्टीट्यूशंस को, तो वहाँ पे स्प्रेड की दिक्कत आ रही है। बिकॉज हर कोई उनको लेंड करने के लिए रेडी है, बिकॉज रिटेल में दिक्कत आ रही है। तो रिटेल में तो जा नहीं सकते हैं ये ज़्यादा एग्रेसिवली। तो इसीलिए क्या हो गया, स्प्रेड कम हो गई, बहुत कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है अभी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, आजकल के टाइम पे बिजनेस बैंकिंग में। इसीलिए क्योंकि एचडीएफसी बैंक का ये कहना है कि हम जस्ट बिकॉज हमको ग्रो करनी है लोन बुक, हम इसीलिए ग्रो नहीं करेंगे, हम प्रॉफिटेबल ग्रोथ भी करेंगे। इसीलिए रुके हुए हैं, आप देखेंगे ग्रोथ ही नहीं है बैंक में। एंड इट इज़ अ डेलिबरेट एक्शन फ्रॉम द मैनेजमेंट। तो ग्रो नहीं कर रहा है वो, ज़बरदस्ती ग्रो नहीं कर रहा है। तो सेम केस, आपको ये इनसाइट्स आप लेते रहो, ये इनसाइट्स आप लेते रहो, आपको पता चलेगा कि ओके रिटेल में दिक्कत है। तो रिटेल में सिर्फ एचडीएफसी के लिए तो दिक्कत नहीं है, कोई भी बैंक आप पढ़ोगे, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ोगे, तो आपको ये तो इनसाइट हेल्प करेगी ना कि ओके रिटेल के अनसिक्योर्ड में दिक्कत है और बिजनेस बैंकिंग के पोर्टफोलियो में स्प्रेड्स बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, वहाँ पे से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया। तो ये तो आपकी इनसाइट, जो भी आप बैंक एनालाइज कर लो, आपकी तो इनसाइट काम आने वाली है ना एट द एंड ऑफ द डे। अब आप देखो, एज एडवांसेस अंडर मैनेजमेंट जो बोल्ड में लिखा है, तो आप ऊपर से सबको ऐड करते हुए आओ। अगर ऑफ कोर्स रिटेल मॉर्टगेजेस और रिटेल नॉन मॉर्टगेजेस को भी इंडिविजुअली ऐड मत करना, बिकॉज वो रिटेल का ही पार्ट है। तो रिटेल, सीआरबी और कॉर्पोरेट एंड अदर होलसेल को आप ऐड करेंगे तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन आइटम आप देखो, आईबीपीसी, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, बीआरडीएस, बोरोइंग, रीडिस्काउंटिंग एंड सिक्योरिटाइजेशन। आप इस चीज़ में अगर देखोगे तो ये आपको ब्रैकेट्स में दिखेगा, मतलब नेगेटिव। तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट तो अभी पॉजिटिव में दिख रहे थे, मींस आपने लोन दिया, आपने बांटा। लेकिन अगर यही चीज़ आईबीपीसी, बीआरडीएस और सिक्योरिटाइजेशन में नेगेटिव में आई, विच मीन्स ये आपकी लोन बुक में, आपकी एग्जिस्टिंग लोन बुक से कट गए हैं, आपने लोन बुक छोटी करी है। एडवांसेस अंडर मैनेजमेंट में आपकी लोन बुक में आया है लोन, मीन्स आपके लोन बुक में अंदर आया है। और आईबीपीसी, बीआरडीएस, सिक्योरिटाइजेशन में ब्रैकेट में नेगेटिव में, मतलब आपकी एग्जिस्टिंग लोन बुक से गया है। विच मीन्स या तो आपने किसी इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, सबसे पहले तो आपने किसी और दूसरे बैंक से पैसा लिया, ठीक है, शॉर्ट टर्म फंडिंग है, कुछ है, आपको कुछ भी चाहिए, आपने उससे पैसा लिया और अब फिक्स टाइम पे आपको उसको पैसा भी देना होता है, ठीक है। बीआरडीएस, बोरोविंग्स, बोरोविंग्स तो आपको नॉर्मली पता ही है कि बोरोविंग क्या होती है। किसी से भी बोरो किया तो वो आपकी बुक पे, मतलब वो कटेगा, आपकी बुक से कटेगा, वो पैसा आपका अंदर आ रहा है, जा नहीं रहा है। लोन्स, एडवांसेस अंडर मैनेजमेंट तक आपने जो लोन दिया वो आपके जेब से पैसा गया, बैंक की बुक से वो पैसा गया। लेकिन आईबीपीसी में पैसा आ रहा है, आपने लिया है उसको। बीआरडीएस, बोरोविंग में आपने लिया है। रीडिस्काउंटिंग क्या होता है, अब रीडिस्काउंटिंग के लिए आपको डिस्काउंटिंग समझना पड़ेगा। डिस्काउंटिंग क्या होता है, लेट्स से कोई आपका कस्टमर है बैंक का, ठीक है, उसने किसी सप्लायर से सामान खरीदा। अब उस उसके पास क्या था, उसको पैसा नहीं था देने के लिए। अब जिसने वो सामान खरीदा है, उस पे इन्वॉइसेस आने हैं, कहीं से उसके इन्वॉइसेस बने पड़े हैं, तो वो बैंक के पास जाता है, बोलता है कि मेरी 50 करोड़ का, सप्लायर बैंक के पास जाता है, वो बोलता है कि मेरा 50 करोड़ का पैसा आना है, मैंने सामान दे रखा है, मेरा 50 करोड़ का पैसा आना है। आप एक काम करो, 48 करोड़ रखो,
सॉरी 48 करोड़ मुझे दो, 2 करोड़ आप फीस रखो, और मुझे जिससे पैसा लेना था अब आप उससे पैसा ले लो। ठीक है, तो बैंक चेक करेगा, प्रोफाइल चेक करेगा, देखेगा क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, और जिससे पैसा आना है वो क्रेडिट वर्दी है या नहीं है, तो उस हिसाब से वो डिस्काउंटिंग कहते हैं इसको। तो बैंक का क्या फ़ायदा हुआ, बैंक को तो अपफ्रंट 2 करोड़ रुपए मिल गए, 2 करोड़ रुपीज़। कस्टमर को 50 करोड़ आने थे, कस्टमर को इमीडिएट पैसा चाहिए, तो उसका जो जहाँ से कस्टमर के पैसे आने थे वो कह रहा था कि चलो हम देंगे, एक एक महीने में देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, उसको इमीडिएट पैसा चाहिए, वो बैंक के पास गया, उसको 50 करोड़ तो नहीं देगा बैंक, बैंक भी पागल नहीं है, बैंक को भी कमाना है, बैंक से वो 48 करोड़ लेगा, 2 करोड़ की फीस उसको देगा, बाकी बैंक अब जहाँ से सप्लायर का पैसा आना था अब वो बैंक उससे डील करेगा डायरेक्टली, सप्लायर चला गया। अब रीडिस्काउंटिंग में क्या होता है कि जो इसने 48 करोड़ इसके पास आने थे एचडीएफसी बैंक के पास, उसके कस्टमर के सप्लायर से या किसी और से जिससे भी आने थे, अब वो कह रहा है कि यार 48 करोड़ मैं कहाँ से लूँ, इतना मैं इसके पीछे क्यों मगजमारी करूँ, ये वो किसी और को जाके थर्ड पर्सन को या किसी थर्ड बैंक को भेज देगा, उसमें से फीस उसको देगा, एंड ऑल दैट बीच का जो भी कमाना है करना है, एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल ही रहता है बैंक, तभी करता भी है बैंक ही जब वो प्रॉफिटेबल रहता है। बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि पैसा आ रहा है, आपकी लोन बुक कट रही है, जो एग्जिस्टिंग लोन बुक थी वो कट रही है, इसीलिए वो बीआरडीएस हो या फिर आईबीपीसी हो, वो आप देखेंगे नेगेटिव में ब्रैकेट्स में। और सिक्योरिटाइजेशन वो तो मैंने आपको सम्मान कैपिटल में भी बताया है, पहले भी बहुत बार बता रखा है, आपकी जब बुक बहुत बड़ी हो जाती है, लोन बुक आपकी जब बहुत बड़ी हो गई, जो कि है एचडीएफसी केस की, एचडीएफसी बैंक के केस में लोन बुक बहुत बड़ी हो गई है उसकी, उसको काटना है उस बुक को, और उसको एलडीआर रेशियो जो है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो या लोन डिपॉजिट रेशियो, लोन टू डिपॉजिट रेशियो, वो आपको कम करना है। तो आप दो तरीके हैं, या तो डिपॉजिट बहुत ही स्पीड से बढ़ाओ या लोन बुक की स्पीड को कम कर दो, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि आपके एग्जिस्टिंग जो लोन बुक है उसको काट के बेच दो, तो आपके पास पैसा आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, तो आपको कैपिटल में काउंट होगा, डिपॉजिट में काउंट हो जाएगा, या फिर आपकी एटलीस्ट लोन बुक तो कट ही रही है। तो सिक्योरिटाइजेशन वही होता है कि, और कर रहा है बैंक, कर रहा है बहुत सिक्योरिटाइज कर रहा है अपने जो एग्जिस्टिंग लोन बुक है। उसने लेट्स से एचडीएफसी बैंक ने ऑटो लोन्स दिए हुए थे, ये एक्चुअल एग्जांपल है, मैं भूल गया हूँ कि कितना करोड़ का वो पोर्टफोलियो था, बट उसके जो ऑटो लोन्स का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो इन्होंने Q2 में या Q1 में किसी को बेचा भी था, किसी ट्रस्टी को, बिकॉज पीटीसी इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें सिक्योरिटाइजेशन में। तो उसने क्या किया, पहले तो एचडीएफसी बैंक ने बहुत सारे ऑटो लोन्स दिए होंगे, क्लब किया सबको, और वो वहाँ से पैसा आना था धीरे 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 धीरे, जितने भी 10 साल का ऑटो लोन है लेट्स से, तो हर कस्टमर का 10-10 साल तक पैसा आना था। बैंक ने क्या किया, वो पूरी बुक उठा के बेच दिया, थोड़ा बहुत पैसा ले लिया, फीस वगैरह दी, ऑफ कोर्स उसे सारा पैसा तो नहीं मिलेगा इमीडिएटली। अब वो जो जिसको बेचा वो आगे जाके उससे पैसा लेता रहेगा, जो भी ये कस्टमर्स थे जिनका ईएमआई आता रहेगा, वो उनको थोड़ा बहुत उनको जाता रहेगा। और होता क्या है इससे, इनकी जो लोन बुक है वो कम हो जाती है। पहली बात तो बैलेंस शीट एकदम थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गई, बैलेंस शीट में पैसा आ गया क्योंकि आपकी लोन बुक चली गई, आप लोन बुक आपने काटी तो आपको इमीडिएट पैसा आया, तो आपकी लोन बैलेंस शीट बढ़ गई। दूसरा, आप रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं, आप अगर आपको लग रहा था कि ओके उस पोर्टफोलियो में रिस्क है नहीं है, जो भी है, आपने वो रिस्क को कट किया और वो लोन बुक किसी और को बेची, तो आपका रिस्क भी कट हो गया। और एच डी एफ सी आप देखो, दिसंबर 2023 में सिर्फ 594 का ये रेशियो हुआ करता था, आई बी पी सी बी आर डी एस सिक्योरिटाइजेशन, फिर हुआ 1144 करोड़ का, और दिसंबर 2024 में 1413 का हो गया। और इसमें से बहुत बड़ा पार्ट है सिक्योरिटाइजेशन का, बिकॉज बैंक डिलिबरेटली अपनी बुक्स को काट काट के बेच रहा है, पीटीसी इन्वेस्टर्स को बेचा जा रहा है। डायरेक्ट असाइनमेंट भी कर सकता था, बट ये एचडीएफसी बैंक है, बहुत बड़ा प्राइवेट बैंक है, नाम है, तो ये प्रॉपर फॉर्मल रूट से जाते हैं। फॉर्मल रूट आपका सिक्योरिटाइजेशन हो गया, इनफॉर्मल रूट आपका डायरेक्ट असाइनमेंट हो गया, तो ये सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू जा रहे हैं। और देखो आप वाई और क्यू में बड़ा ज़बरदस्त ग्रोथ आ रहा है सिक्योरिटाइजेशन में, विच ऑल्सो वैलिडेट्स माई पॉइंट, जो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि लोन बुक को ये डेलिबरेटली काट रहे हैं ताकि आपका लोन टू डिपॉजिट रेशियो कम हो जाए। तो आपको आई होप यहाँ से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आई होगी। ये है एडवांस लोगों के लिए जिनको बहुत ही अच्छे से समझना था चीज़ों को। अब रिटेल और होलसेल का मिक्स भी आप देख सकते हैं, कितना कितना है कितना कितना है। और साइड में आपने कॉम्पोजिशन ऑफ रिटेल लोन्स भी हैं, मॉर्गेजेस भी हैं, मींस कोलेटरल बैक्ड लोन्स हैं, इनके अगेंस्ट, इस लोन के अगेंस्ट बैंक के पास कुछ ना कुछ कोलेटरल पड़ा है, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे कुछ भी है, ठीक है। बाकी पर्सनल लोन्स भी हैं, ऑटो लोन्स भी हैं, और पेमेंट्स भी हैं, और अदर रिटेल का तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है उसमें। ऑल राइट, अब हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की, और ये सेक्शन जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी एचडीएफसी में डिस्कस करी हैं। तो आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, तो जब मैंने आपको सबसे पहला इस वीडियो का जो
स्लाइड दिखाया था तो आपने देखा था नेट रेवेन्यू में डिक्लाइन आया था एच डी एफ सी बैंक के। तो यहाँ पे आप देखो कोर ऑपरेटिंग इनकम 9.8% से बढ़ी है, नेट इंटरेस्ट इनकम भी 9.1% से बढ़ा है। तो ऐसा तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, मतलब बैंक ग्रो बहुत अच्छे से तो नहीं कर रहा है बिकॉज सिस्टम में ही लिक्विडिटी नहीं है, सिस्टम की ही लिक्विडिटी कम थी। अब पूरे सिस्टम लेवल में 10.4% से एडवांसेस बढ़े हैं, तो ऑफकोर्स बहुत रिमार्केबल ग्रोथ तो किसी भी बैंक में इस टाइम पे नहीं है, बट एटलीस्ट एच डी एफ सी से तो बहुत ही बेहतरीन है और वो आपके इसको रिटर्न्स में भी दिखेगा। आई सी आई सी आई बैंक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एच डी एफ सी के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी अनटिल ऑनलेस वो मर्जर नहीं करते। उन्होंने मर्जर किया, वहाँ से उनका लोन टू डिपॉजिट रेशियो बढ़ गया, तब से उनको ज़बरदस्ती लोन बुक कम करनी पड़ रही है, चाह के भी वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। एज सच कोई डिमांड का प्रॉब्लम नहीं है। आईसीआईसी बैंक ने कोई मर्जर वर्जर कुछ नहीं किया था, तो इसका लोन बुक पहले भी ठीक था, लोन टू डिपॉजिट रेशियो आज भी ठीक है, तो ग्रो ये ठीक ठाक कर ही रहे हैं। अभी इसमें आप दूसरी चीज़ भी देखो, अब मैंने आपको एवरेज डिपॉजिट्स एंड ऑफ पीरियड डिपॉजिट एचडीएफसी के केस में भी बताए थे। अब एवरेज डिपॉजिट यहाँ पे देखो आप किस स्पीड से बढ़ रहे हैं, 12.6% जो कासा डिपॉजिट्स हैं, टोटल डिपॉजिट 13.7% से, तो वहाँ पे कितने परसेंट से बढ़ रहे थे, 16% से डिपॉजिट बढ़ रहे थे एचडीएफसी बैंक के केस में, और यहाँ पे एवरेज डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं आपके 13.7। बहुत कम नहीं बोलूँगा मैं, बट ठीक है, एक मतलब एटलीस्ट सिस्टम लेवल तक है, कोई ऐसा कम नहीं है कि 8-9% से बढ़ रहे हैं, 10% से बढ़ रहे हैं, ठीक ठाक बढ़ ही रहे हैं। अगर बिकॉज बहुत सारा पैसा इक्विटी वगैरह में जाता है, तो सिस्टम लेवल की ऑलरेडी ही कम हो चुकी है जो डिपॉजिट ग्रोथ थी, बट उसमें से भी अगर मैं देखूँ तो ठीक है। बाकी लोन पोर्टफोलियो देखो, मैंने आपको बताया था एच डी एफ सी का जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि किस किस टाइप के लोन है। रिटेल लोन्स आप देखो तो वाई ओ वाई ग्रोथ आप चेक करो, इन्होंने ब्राउन में एक कॉलम दिया हुआ है, उसके बगल में वाई वाई ग्रोथ है, तो रिटेल लोन्स का जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है एच डी एफ सी बैंक के साथ, उनका भी 10% का था, तो यहाँ पे 10.5% का है, और ये ग्रोथ में स्लो डाउन है। पहले ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन था रिटेल का, आईसीआई के साथ भी और एचडीएफसी के साथ भी ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता था, बिकॉज सारे बैंक एकदम से अचानक से रिटेल फोकस्ड हो गए थे। अभी सबका रिटेल से फोकस हटा है बिकॉज अनसिक्योर्ड लेंडिंग एंड बहुत सारा ड्रामा। फिर जो आरबीआई ने, जो पहले आरबीआई के गवर्नर थे या फिर आरबीआई कह लो, उन्होंने रिस्क वेटेज रेशियो भी बढ़ा दिया था, रिस्क वेटिंग भी बढ़ा दी थी अनसिक्योर्ड की, 125% कर दी थी। तो अगर आपको 100 रुपये का लोन देना है, अनसिक्योर्ड लेंडिंग आपको करनी है रिटेल को, तो आपको उसके अगेंस्ट 125 रुपीज़ का कैपिटल अपने पास रखना है। तो ये ग्रोथ रिटेल में इसीलिए भी स्लो डाउन है कि बैंक क्यों अपना कैपिटल इतना मतलब स्टक रखेगा बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी मेजर्स। वो उससे अच्छा वो कैपिटल यूज़ करके कमर्शियल लोन्स ना दे दे, वो बैंकिंग सॉरी बिजनेस लोन्स ना दे, क्यों रिटेल में अटकेगा। और रीज़न भी ये था, आरबीआई लाया भी ये रूल इसीलिए था अनसिक्योर्ड लेंडिंग को का रिस्क वेट बढ़ाने का, ताकि ग्रोथ में स्लो डाउन आए, बिकॉज अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड के लोन्स दिए जा रहे थे, अनसिक्योर्ड लेंडिंग की जा रही थी, तो उसमें ग्रोथ को थोड़ा सा हल्का करने के लिए लाया था, उसका इम्पैक्ट पड़ा भी है। तो रूरल लोन्स में आप देखेंगे 12.2% से बढ़ा है, बिजनेस बैंकिंग आप देखेंगे 31.1%। मैंने आपको बताया था कि बिजनेस बैंकिंग 30% से बढ़ी है इस बारी आईसीआईसीआई की, और ये हो भी रहा है। अगेन जैसे मैंने बोला था, सबके सब अब बिजनेस पे फोकस करने लगे हैं, इसीलिए वहाँ पे स्प्रेड कम हो गए हैं। और डोमेस्टिक कॉर्पोरेट आप देखेंगे तो 13.2% से बढ़ा है। टोटल डोमेस्टिक बुक ग्रॉस ऑफ आईबीपीसी एंड बीआरडीएस, जो मैंने आपको पहले बताया था, इसलिए मैंने उस टाइम पे क्लियर करके थोड़ा टाइम लेके बताया था कि यहाँ पे मैं वो चीज़ अब बार बार डिस्कस नहीं करूँगा। तो टोटल डोमेस्टिक बुक आप देखोगे तो 14.7% से बढ़ी है। इस केस में भी बीआरडीएस और आईबीपीसी नेगेटिव में है, रीज़न वही है जो मैंने आपको पहले बताया। एक केस ऊपर तक जो टोटल डोमेस्टिक बुक ग्रॉस ऑफ बीआरडीएस आईबीपीसी है, यहाँ तक आपने लोन दिए हैं तो वो ऐड हो रहे हैं, लेकिन आपने लोन बुक जब बेची, काटी, बोरोविंग उठाई, जो आपके पास पैसा आपने रेज किया लोन बुक बेच के या किसी भी तरीके से आपके पास वो पैसा आया, आपने लोन नहीं दिया, तो वो ऑपोजिट हो जाएगा, वो ब्रैकेट में आएगा, वो नेगेटिव होगा, आपको हटाना पड़ेगा। तो टोटल डोमेस्टिक बुक नेट ऑफ बीआरडीएस एंड आईबीपीसी मतलब माइनस करेंगे, टोटल डोमेस्टिक बुक ग्रॉस वाले से आप माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा टोटल डोमेस्टिक बुक नेट ऑफ बीआरडीएस एंड आईबीपीसी। ओवरसीज़ बुक भी है इनकी, और उसमें से भी 90% कॉर्पोरेट इनके इंडियंस ही हैं जो ये ओवरसीज़ बुक में लोन देते हैं। तो आप टोटल एडवांसेस भी देख सकते हैं, और लास्ट में देखो जो लास्ट वाली लाइन है, टोटल एडवांसेस, इनका ग्रोथ कितना है, 13.9% का। एच डी एफ सी बैंक का ग्रोथ कितना था, हार्डली 8% भी नहीं था, 7.9%, 7.6% था, 8% लगा लो फॉर द सेक ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट।
इनका टोटल एडवांसेस कितना है 14% का, तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है। और रीज़न आपको समझ आ गया ना, हाई एल डी आर रेशियो, हाउ हाई एल डी आर रेशियो इम्पैक्ट्स योर ग्रोथ, उसका रीज़न आपको समझ आ गया कि एच डी एफ सी चाह के भी ग्रो नहीं कर पा रहा है इस टाइम पे। बाकी रिटेल पोर्टफोलियो में इनके कौन कौन से लोन्स हैं, मॉर्टगेजेस हैं, अगेन मैं पहले बता चुका हूँ बट ठीक है आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ। मॉर्टगेजेस हैं, उसमें मॉर्टगेजेस तो आप देख लो 11.5, कैस किस हिसाब से ग्रो करें, वाई ग्रोथ भी आप चेक करते रहना इस वीडियो इस स्लाइड में। व्हीकल लोन्स भी ये देते हैं। रिटेल का मैं बात कर रहा हूँ, रिटेल का पोर्टफोलियो की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, इसमें रूरल नहीं है, कमर्शियल नहीं है, होलसेल नहीं है, बैंक बिजनेस बैंकिंग नहीं है। तो व्हीकल लोन्स के अंदर ही कौन कौन से देते हैं, ऑटो फाइनेंस, कमर्शियल एंड व्हीकल लोन्स एंड टू व्हीलर लोन। मोस्टली इनका पोर्टफोलियो वैसे भी ऑटो न्यू व्हीकल को लेके होता है, और टू व्हीलर का तो इनका ऑलरेडी कम है, उसको ये वैसे भी डीग्रो कर रहे हैं। तो इसका रीज़न मुझे नहीं पता है डीग्रो क्यों कर रहे हैं, मे बी इनको स्ट्रेस दिख रहा होगा रूरल इकोनॉमी में, या फिर जो भी लोग टू व्हीलर वगैरह खरीदते हैं, तो मे बी बिकॉज 43% से डीग्रो करना इज़ अ ह्यूज थिंग, बट अगेन पोर्टफोलियो छोटा है तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पर्सनल लोन भी रिटेल में आते हैं, क्रेडिट कार्ड्स भी रिटेल में आते हैं, लोन्स अगेंस्ट शेयर में भी रिटेल में ही आता है, लेकिन 3.2% है, उसका डिक्लाइन हुआ है 3.2% से। तो टोटल रिटेल लोन्स जो मैंने ऊपर बताया था आपको कि 10.5% से ग्रो किया है, तो वो चीज़ का बाइफर्केशन है इस स्लाइड में कि टोटल रिटेल लोन्स 10.5% से बढ़े तो हैं, लेकिन कौन कौन सा सेगमेंट किस किस पेस से बढ़ा है और कौन कौन सा सेगमेंट किस किस पेस से उसमें डिक्लाइन आया है। बाकी एनपीए का मूवमेंट, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं एनपीए के मूवमेंट पे, ठीक है। मैं एचडीएफसी का एनपीए बताना भूल गया, उसको भी मैं लास्ट में दोनों के एनपीएस को कवर कर दूंगा एक साथ। तो ओपनिंग ग्रॉस एनपीए, अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे लास्ट वाला कॉलम देखो, Q3 FY25, ये एनपीएस का मूवमेंट कैसे होता है, आपको इसकी अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है और कोई खाली आपको ज्ञान पेल के चला जा रहा है कि एनपीए इतना है, ग्रॉस एनपीए इतना है, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। ओपनिंग ग्रॉस एनपीए देखो $271 बिलियन, अगेन 100 से मल्टीप्लाई कर देना अगर करोड़ में आपको चाहिए, फिलहाल मैं बिलियन में ही समझा देता हूँ। तो ओपनिंग ग्रॉस एनपीए कितना रहा होगा Q3 FY25 में 271। बाकी और एडिशन कितना हुआ इस क्वार्टर में, रिटेल एंड रूरल का, बिकॉज ये हर सेगमेंट का अलग अलग एनपीए का बाइफर्केशन नहीं देते हैं कि रिटेल में कितना ऐड हुआ, रूरल में कितना ऐड हुआ, रिटेल और रूरल का इन्होंने साथ में दिया हुआ है। ग्रॉस एडिशन कितना हुआ है 53.04 बिलियन रुपीज़ का, रिटेल और रूरल को मिक्स करके और एनपीएस का एडिशन हुआ है। कॉर्पोरेट एंड बिजनेस बैंकिंग में सिर्फ $7.81 कह रहा हूँ, 7.81 बिलियन रुपीज़ का एडिशन हुआ है। तो स्टार्टिंग एनपीए कितना था, ओपनिंग ग्रॉस एनपीए 271, और कितने ऐड हुए 60, मीन्स 53.4 रिटेल के और 7.81 कॉर्पोरेट साइड के, तो टोटल हुए 60। तो अब पहले के 271 थे, ये दोनों और ऐड हुए, तो इनको आप सबको ऐड करो, ठीक है। अब इस क्वार्टर में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एनपीएस बने होंगे, जो पिछले एनपीए डिक्लेयर हो गए होंगे या पिछले जो भी एनपीए वगैरह रहा होगा, तो उनमें भी कोई रिकवरी आई होगी। कोई एनपीए अगर पहले डिक्लेयर हो गया था और उससे पैसा नहीं आ रहा था और अचानक उसने पैसा दिया, तो मतलब वहाँ से रिकवरी आई। कोई आपके कस्टमर्स अचानक उठे, बोले अरे हमारी इनकम आ गई, ये हो गया वो हो गया, हमारे जो भी पैसा फंसा हुआ था हम पे आ गया और ये लो हमने अपना पुराना लोन चुका दिया, तो वो होती है रिकवरी। कलेक्शन होता है कि आपका एनपीए में जाने वाला है, जैसे लेट्स से आपका 60 डेज से ईएमआई नहीं आया, 90 डेज तक नहीं आएगा तो वो एनपीए चला जाएगा। लेकिन अगर 61 डेज पे है, अभी तक ईएमआई नहीं आया, तो कलेक्शन टीम जाती है, बोलती है भाई ईएमआई दो, आपका एनपीए हो जाएगा, ये सब वो सब जो भी है, जो भी उनकी टैक्टिक्स होती हैं, तो वो होता है कलेक्शन। आपकी कलेक्शन टीम ने कलेक्शन किया है, और अपग्रेड होता है कि आपने लेट्स से एनपीए होने वाला था नहीं हुआ, वो वापस से पैसा आ गया और अब ठीक ठाक उसका वापस से कोई ईएमआई मिस नहीं हो रही है, ठीक कर रहा है, तो वो अपग्रेड हुआ है, वो अकाउंट अपग्रेड हुआ है। नहीं होता तो वो डिटीरियरेट होके एनपीए हो जाता। तो इनका मतलब होता है, अब ये आप माइनस करते हैं, ये मतलब आपने रिकवरी करी, ये पैसा आपके पास आया, ये एनपीए नहीं बना। रिटेल एंड रूरल में कितनी रिकवरी, अपग्रेड एंड अदर्स हुआ है 27.86 का, कॉर्पोरेट में कितना हुआ है 6 का। तो टोटल रिकवरीज आप देखोगे ऊपर लिखी है इन्होंने 33.92 की, तो 271.21 बिलियन रुपीज़ प्लस 60.85 माइनस 33.92 आपको करना पड़ेगा, वो आपका आ जाएगा
सबसे नीचे जो 277 है, इन्होंने वैसे भी लिखा हुआ है नेट एडिशन कितना हुआ एनपीए का। नेट एडिशन मतलब नेक्स्ट लाइन, उसी की नेक्स्ट लाइन देखो, रिकवरीज वाले सेक्शन के बाद की नेक्स्ट लाइन, नेट एडिशन में इन्होंने 1 - 2 किया। मींस जितने भी ग्रॉस एडिशन हुए इस क्वार्टर में एनपीए के, और जितना भी रिकवरी हुआ आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ आपके एनपीए में जा रहा है, एक तरफ आपके एनपीए से पैसा आ रहा है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो वो आपका नेट बचेगा। तो नेट एडिशन कितना हुआ 26 का। लेस राइट ऑफ भी करता है बैंक उसके लोन ख़राब हुआ, बहुत पुराना लोन था, अब तो कोई उम्मीद है ही नहीं बैंक को कि इससे पैसा वापस आएगा, तो बैंक अपनी जेब से पैसा निकालता है, अपना प्रॉफिट पूल से पैसा निकालता है, अपना हिट लेता है अपने आप और उसको राइट ऑफ करता है। तो 20.11 बिलियन रुपीज़ का राइट ऑफ भी किया है और सेल भी किया है एनपीएस का, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज वगैरह को कहीं ना कहीं तो उसने सेल किया होगा, तो 0.58 का है वो। तो आपको नेट एडिशन में ये भी माइनस करना होगा, क्योंकि ये भी एक तरीके से बैंक ने हिट ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो ये एनपीएस से हट गए, एटलीस्ट एनपीएस से हट गए, तो ये भी आपको माइनस करना होगा। तो आपका स्टार्टिंग ग्रॉस एनपीए कितना था 271, उसमें से आपने क्या किया, सबसे पहले नेट एडिशन 1 - 2 किया, जो आपने ब्रैकेट में 1 लिखा है, ग्रॉस एडिशंस को माइनस किया रिकवरीज अपग्रेड एंड अदर्स से, उसमें से भी आपने फिर राइट ऑफ्स और सेल ऑफ एनपीएस को माइनस किया, तो आपका आ जाएगा 277.45 का नंबर। और ये होता है एनपीए का मूवमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए कि एनपीए मूव कैसे करते हैं। और बैंकिंग में हम इस तरीके से कैसे देख सकते हैं कि अपग्रेड मतलब क्या, रिकवरी मतलब क्या, कलेक्शन मतलब क्या, और राइट ऑफ मतलब क्या, और एसेट रिकंस्ट्रक्शन को बेचा है, एसेट एआरसीज को बेचा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को, तो उसका मतलब क्या। तो ये हैं बहुत टिपिकल टर्म्स हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होती हैं, बट क्यों नहीं होती हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं इन चीज़ों के ऊपर बेसिकली। बाकी लास्ट चीज़ देख लेते हैं, स्टैंडर्ड एसेट एंड अदर प्रोविजंस। कंटिजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं? कंटिजेंसी प्रोविजंस होते हैं आपके, कंटिजेंसी का मतलब ये है, दे आर कंटिजेंट ऑन अ सर्टेन इवेंट। लेट्स से फ्लडिंग हो गई और बैंक अभी अच्छा ग्रो कर रहा है, बैंक के पास प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है, सब कुछ अच्छा आ रहा है, तो बैंक क्या करता है, अपने पूल से पैसा निकाल देता है, ठीक है। या फिर कंटिजेंसी तो आप कभी भी कर सकते हैं, आपको लगता है कि यार एक फ्लड आ गया, लेट्स से आगे जाके तमिलनाडु में फ्लड आ जाएगा और उससे मेरे एनपीएस बढ़ जाएंगे, तो उसको केटर करने के लिए मैं पहले ही प्रोविजंस निकाल के रख देता हूँ, तो वो होते हैं कंटिजेंट प्रोविजंस, ठीक है। तो कंटिजेंट प्रोविजंस तो इनके दिसंबर 2023 में ही इन्होंने निकाल दिए थे कि हमारे 131 है, इससे पहले ही रादर, और उसके बाद इन्होंने चेंज ही नहीं किया। 131 बिलियन रुपीज़ के कंटिजेंट प्रोविजंस हैं, वो आज तक वैसे ही हैं। वो तभी वो प्रोविजंस यूज़ होते हैं जब वो पर्टिकुलर इवेंट स्ट्राइक करता है, ट्रिगर होता है, तभी ये प्रोविजंस यूज़ होते हैं। बाकी प्रोविजन ऑन नॉन फंड बेस्ड आउटस्टैंडिंग टू एनपीएस। अब नॉन फंड बेस्ड आउटस्टैंडिंग टू एनपीएस क्या होता है? एक होता है फंड बेस्ड लेंडिंग, एक होती है नॉन फंड बेस्ड लेंडिंग। फंड बेस्ड लेंडिंग क्या होती है? जिसमें बैंक एक्चुअल पैसा देता है लोन के लिए। नॉन फंड बेस्ड क्या होती है? लेट्स से आपका लाइन ऑफ क्रेडिट या फिर परफॉर्मेंस गारंटीज। इसमें क्या होता है कि अगर बैंक का कस्टमर डिफ़ॉल्ट किया तभी बैंक पे करेगा। बैंक का कस्टमर है, राइट, उसने लेट्स से गवर्नमेंट का ऑर्डर उसको मिला, वो गवर्नमेंट के ऑर्डर के गवर्नमेंट को उसने बोला कि देखो ये मेरा बैंक है, एचडीएफसी बैंक है या आईसीआईसीआई बैंक है, ये मेरे को परफॉर्मेंस गारंटी दे रहा है कि अगर मैंने काम नहीं किया ठीक से आपके अकॉर्डिंगली, इस टेंडर के अकॉर्डिंग, तो बैंक आपको पैसा देगा, ठीक है। तो वो होता है परफॉर्मेंस गारंटी। वो नॉन फंड बेस्ड इसीलिए है क्योंकि एक्चुअल फंड आउटफ्लो नहीं हो रहा है इनिशियली, वो तभी होगा जब आप बैंक का कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर जाएगा या ठीक से काम नहीं करेगा, तभी बैंक को एक हिट आएगा। तो वहाँ से भी जो नॉन फंड होता है, वहाँ से भी बैंक अपने लिए उसके लिए प्रोविजंस रखता है। तो आप देखो प्रोविजंस ऑन, और ये जेंसॉल में भी, अब अगर आपने जेंसॉल इंजीनियरिंग, जो मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा शायद नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पे भी आप अगर देखेंगे, वहाँ पे भी बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, अपनी जो बोरोविंग्स है या अपना जो क्रेडिट प्रोफाइल है, वो हम बैंक से फंड बेस्ड लिमिट से हटके नॉन फंड बेस्ड लिमिट में आएंगे, ताकि हम अच्छे से क्रेडिट को मेंटेन करके चलें। डिटेल में उस दिन में मैं बात कर लूँगा इसके बारे में। तो नॉन फंड आप समझ गए, परफॉर्मेंस गारंटी, लाइन ऑफ क्रेडिट की कस्टमर ने बैंक्स के साथ पैक्ट किया और एश्योरिटी दी है कि अगर मैं ये डिलीवर नहीं कर पाया, मैं पैसा नहीं दे पाया, तो मेरे बिहाफ पे बैंक देगा। अब बैंक क्यों देगा? बैंक उससे फ़ीस लेता है उस चीज़ की, और बैंक भी तभी देता है जब उसको पता होता है कि कस्टमर का प्रोफाइल अच्छा है, इसका हिस्ट्री अच्छा है और ये दे ही देगा। तो बैंक को एक ईजी मनी मिल जाता है फ़ीस के तरीके से। तो प्रोविजन ऑन नॉन फंड बेस्ड भी इन्होंने लिखा, कम ही होता है बिकॉज नॉन फंड बेस्ड आपके होते ही कम है,
और नॉन फंड बेस्ड लेंडिंग बैंक कम ही करता है, एक्चुअल लेंडिंग ज़्यादा करता है, तो इसके प्रोविजंस भी कम होते हैं और क्राइटेरिया भी प्रोविजन का उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है जितना ECL फ्रेमवर्क में आपने देखा होगा कि 90 डेज़ के अंदर ऊपर आपका लोन ख़राब हो गया तो NPA, और इसमें कन्वर्जन रेशियो पे होता है, बट उसकी बात हम कभी और कर लेंगे। नॉन फंड बेस्ड में उतना ज़्यादा प्रोविजन आपको लेके नहीं चलना होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि कंटिजेंसी प्रोविजन तो 131 बिलियन रुपीज़ के हैं, लेकिन प्रोविजन ऑन नॉन फंड बेस्ड तो थोड़ा कम ही है, मतलब 17.12 ही है। प्रोविजन ऑन फंड बेस्ड आप देखो, फंड बेस्ड आउटस्टैंडिंग यूजुअली तो ये ज़्यादा होना था, लेकिन इसमें और कैच है, प्रोविजंस ऑन फंड बेस्ड आउटस्टैंडिंग टू स्टैंडर्ड बोरोवर्स अंडर रेजोल्यूशन। अब स्टैंडर्ड बोरोवर्स अंडर रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? ये वो बोरोवर्स हैं जहाँ पे आरबीआई की सहमति कह सकते हैं, आरबीआई के अंडर उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया है कि ठीक है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड की मैं बात करता हूँ, जो किसान होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर यूजुअली हम जैसे लोग हैं, हम अगर 90 डेज़ तक लोन नहीं देते हैं, EMI नहीं देते हैं, तो वो NPA हो जाता है। लेकिन किसान्स के केस में, मार्जिनल फार्मर्स के केस में, यूजुअली किसान क्रेडिट कार्ड के केस में क्या होता है, जो जिसकी लिमिट भी अभी बजट में बढ़ाई है, 3 लाख से 5 लाख करी है, तो उस केस में क्या होता है, इनका NPA ऐसा नहीं होता है कि 90 डेज़ तक, मतलब 3 महीने तक पैसा नहीं आया तो NPA हो गया। इनका होता है कि सीजनल 6 महीने तक, जब तक वो क्रॉप का एक सीज़न चलता है, क्योंकि बैंक को भी पता है, RBI को भी पता है कि जब तक इस फार्मर की क्रॉप का पूरा 6 महीने सीजन में क्रॉप जाके फिर बिकेगी मंडीज़ में एंड ऑल दैट, तभी इस पे पैसा आना है। तो 3 महीने अगर आपने रख दिया कि किसान का 3 महीने तक पैसा नहीं आया तो ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तो ऐसे तो हर किसान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, हर 3 महीने पे उस पर पैसा नहीं आ सकता है। वो तभी उस पर, उसने अगर किसान ने लोन लिया है किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर, और वो उसने आज क्रॉप उगाई है, तो 3 महीने में, ज़रूरी नहीं है वो 3 महीने में क्रॉप उगा के बेच भी देगा, क्रॉप तो अपने टाइम पे होगी, 6 महीना लगेगा उसको क्रॉप को होने में, और फिर 6 महीना ना भी लगे, मीन्स टाइम तो लगता है, 3-4 महीने लगता है वो क्रॉप को रखना है, फिर स्टोर करना है, फिर उसको बेचना है मंडी में जाके, फिर पैसा आएगा। तो ये होता है कि स्टैंडर्ड बोरोवर्स अंडर रेजोल्यूशन, यूजुअली इनको NPA कर दिया जाता, लेकिन RBI फ्रेमवर्क के अराउंड या फिर रेगुलेटरी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए, दीज आर स्टैंडर्ड बोरोवर्स, अभी ये स्टैंडर्ड बोरोवर्स हैं एंड दे आर अंडर रेजोल्यूशन। मीन्स अगर हम जैसे लोग होते तो हमको NPA डिक्लेयर कर दिया गया होता हमारे अकाउंट को, लेकिन सिंस ये मार्जिनल फार्मर्स हैं या फिर ये स्टैंडर्ड बोरोवर्स हैं, लेकिन किसी ना किसी रेजोल्यूशन के अंदर हैं ये, मीन्स ये रिस्क हैं, इनके ऊपर रिस्क है, एंड वी आर वॉचिंग देम अंडर आइडियल कंडीशंस दीज अकाउंट्स वुड हैव बीन डिक्लेयर NPA, बट अभी ये रेजोल्यूशन के अंदर है, हमको देखना है, तो ये कम होता है। ऑफ कोर्स उन्होंने आप देखेंगे कि दिसंबर 31 2023 में जो 10.32 बिलियन रुपीज़ हुआ करता था वो 6.91 तक आ गया है। तो एसेट क्वालिटी में एज सच दोनों बैंक्स में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जनरल प्रोविजंस आप देखेंगे 70 बिलियन रुपीज़ का है। जनरल प्रोविजंस ऑन अदर स्टैंडर्ड एसेट्स एंड अदर प्रोविजंस, जर्नल प्रोविजंस वही होते हैं कि जहाँ पे आपको पता है कि ओके NPA आने वाला है, चलो भाई इसके लिए हमको प्रोवाइड करना है, प्रोविजंस निकालना है, तो वो जनरल प्रोविजंस होते हैं। तो आप देखोगे वो तो ऑब्वियसली वो फ्लक्चुएट करेंगे हर उसके अकॉर्डिंग, अभी है 70.66 पे। तो टोटल प्रोविजंस कितने हैं, 225.69 बिलियन रुपीज़, और नेट एडवांसेस के कितना परसेंट पे है ये, 1.7। तो ग्रॉस NPA आपका कितना हो गया, 1.7। हर चीज़ को इधर उधर से मैच किया करो, कनेक्ट द डॉट्स किया करो। यहाँ पे आपको कहीं GNPA का फिगर नहीं दिखा होगा इस स्लाइड में, लेकिन मैंने कैसे बता दिया GNPA का फिगर 1.7 है, बिकॉज मुझे पता है कि जितने भी प्रोविजंस को आप ऐड करोगे और उसको नेट ऑफ एडवांसेस देख लोगे कि कितने हैं ये, टोटल एडवांसेस के कितना परसेंट है ये, तो आपको पता चल जाएगा भैया हमारा GNPA का फिगर कितना है, विच इज़ 1.7, और एक्चुअल में 1.7 ही है ICICI बैंक का GNPA का फिगर। तो ये तभी आपको पता चलेगा जब आप घुसोगे, जब आप ऐसी वीडियोस और लोगों की भी देखोगे, मेरी भी देखोगे यार, बार बार देखते रहोगे, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी यही था, एक बार मैं एसेट क्वालिटी दोनों की आपको दिखा देता हूँ, मैं भूल गया हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेना, बट ठीक है एसेट क्वालिटी पे ज़्यादा मैं दोबारा निकालूंगा, बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन एसेट क्वालिटी मैंने देखा है, आप अपने एंड पे भी जाके देख लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दोनों के प्रेजेंटेशन में आपको मिल जाएगी एसेट क्वालिटी, और दोनों की एसेट क्वालिटी में कोई ज़्यादा अभी डिप नहीं आया है, ठीक ठाक है दोनों की एसेट क्वालिटी। बाकी कुछ इंटरेस्टिंग अगर बचा है तो मैं आपको बता देता हूँ, है तो बहुत, बट अब वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मुझे नहीं अब लग रहा है कि बताना इतना ठीक रहेगा। ठीक है, कुछ है नहीं, आप देख लीजिए, स्लिपेजेस भी कम हैं दोनों के, दोनों बैंक्स के, कोई बहुत वो नहीं है। स्लिपेजेस आपको ICICI में थोड़ा ज़्यादा दिखेंगे, बिकॉज Q1 और Q3 में जो किसान क्रेडिट कार्ड वाले स्लिपेजेस होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, बिकॉज
मैंने आपको बताया इनका जो एनपीए का साइकिल होता है वो क्रॉप साइकिल पे डिपेंडेंट होता है। और अगर इन्होंने ऑलरेडी जैसे आज लोन दिया तो 6 महीने तक किसान क्रेडिट कार्ड में इन्होंने लोन दिया तो 6 महीने तक वो इंटरेस्ट वो एक्रू करते हैं। बैंक अपने इनकम स्टेटमेंट में नोट कर देगा कि 6 महीने के इंटरेस्ट इतना आया है, लेकिन अगर नहीं आया तो उसको इंटरेस्ट रिवर्सल भी करना होता है, वो अपने बुक से फिर हटाना भी होता है। तो Q1 और Q3 में ये इंटरेस्ट रिवर्सल ज़्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पे क्लासीफाई भी ज़्यादा करते हैं ये किसान क्रेडिट कार्ड के पोर्टफोलियो को। तो जो केसीसी पोर्टफोलियो होता है Q1 और Q3 में ज़्यादा स्लिपेजेस आते हैं फॉर बोथ द बैंक्स, HDFC बैंक भी और ICICI बैंक भी। इसीलिए आपको स्लिपेजेस हो सकता है Q1 और Q3 में थोड़ा ज़्यादा दिखेंगे, बट एज सच दोनों बैंक के मेरे को प्रॉब्लम नहीं लगी। HDFC बैंक का इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि इसका वैल्यूएशन भी अभी कम है, प्राइस टू बुक भी बहुत एक जिसे कह सकते हैं अच्छी प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। और आगे जाके जैसे इसमें ग्रोथ आएगा, जो कि आना चाहिए, लग रहा है आएगा, मैनेजमेंट भी कह रहा है आएगा, तो वहाँ से इसका एक री रेटिंग होनी चाहिए वहाँ से। बट अगेन नो डिस्क्लेमर नथिंग, मेरे को नहीं पता है, नहीं होगी तो नहीं भी हो सकती है। मेरे ये जस्ट मेरा एक थॉट प्रोसेस है जिस हिसाब से मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ। हो भी सकता है ऐसा, नहीं भी हो सकता है। मेरे बोलने पे ना तो आप खरीदें कोई भी शेयर और मेरे बोलने पे ना तो आप बेचें कोई भी शेयर, ठीक है। कोई भी आपका डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को पूछें, कैसा भी आपका क्वेश्चन है, उल्टा सीधा, शर्म आ रही है आपको क्वेश्चन पूछने में कि यार ये इतना छोटा सा क्वेश्चन मैं कैसे पूछूं, इतना अजीब सा क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको समझना है आप कमेंट करें एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, बट स्टॉक प्राइस को लेके नहीं। बाकी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।